नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स की बुक। इस बुक में टोटल 4 चैप्टर्स हैं और हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये चैप्टर दोस्तों एक कहानी के थ्रू हमें इकोनॉमिक्स के बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाएगा। तो चलिए इस सफ़र पर निकलते हैं। तो इस चैप्टर का मेन पर्पस यानी मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मकसद है आपको प्रोडक्शन यानी उत्पादन से जुड़े कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलवाना। और इसके लिए हम एक हाइपोथेटिकल यानी एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी का सहारा लेंगे। तो चलिए इस कहानी में खो जाते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा आज का प्लान। हम सबसे पहले पालमपुर गांव को जानेंगे, फिर समझेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद हम गांव के फार्मिंग और दूसरे कामों को देखेंगे और आखिर में सारी इंपॉर्टेंट बातों को समराइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन टू पालमपुर। तो आइए सबसे पहले इस गांव से मुलाकात करते हैं जिसके जरिए हम इतना कुछ सीखने वाले हैं। बच्चों, अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 1 खोलेंगे तो आपको ये तस्वीर दिखेगी। देखिए, पालमपुर भले ही एक इमेजिनरी विलेज है, पर यह काफी वेल डेवलप्ड है। ये आसपास के गांव और शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा गांव है रायगंज, और पास में ही शाहपुर नाम का एक कस्बा भी है। तो गांव की पिक्चर कैसी है? यहाँ करीब 450 परिवार रहते हैं। इनमें से 80 परिवार अपर कास्ट के हैं, जिनके पास गांव की ज्यादातर जमीन है। वहीं गांव की 1/3 आबादी शेड्यूल्ड कास्ट्स या दलित्स की है। पर फैसिलिटीज के मामले में गांव काफी आगे है। यहाँ अच्छी सड़कें हैं, 2 प्राइमरी स्कूल्स और एक हाई स्कूल है। हेल्थ के लिए एक सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ज्यादातर घरों में बिजली है, जो खेती में ट्यूबवेल्स चलाने के बहुत काम आती है। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन का संगठन। ये प्रोडक्शन आखिर है क्या और इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? लेट्स फाइंड आउट। देखिए, आपकी बुक के पेज नंबर 2 पर साफ साफ लिखा है, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि प्रोडक्शन का मकसद ऐसी चीजें यानी गुड्स और सेवाएं यानी सर्विसेज बनाना है जिनकी हमें जरूरत है। जैसे किसान अनाज उगाता है, वो एक गुड प्रोड्यूस कर रहा है। अब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। इन्हें कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहली रिक्वायरमेंट है लैंड यानी भूमि, और उसके साथ साथ पानी और जंगल जैसे नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरी रिक्वायरमेंट है लेबर यानी काम करने वाले लोग। तीसरी है फिजिकल कैपिटल यानी औजार, मशीनें, पैसा। और चौथी और सबसे जरूरी चीज है ह्यूमन कैपिटल यानी इंसानी ज्ञान और स्किल्स, जो इन सब चीजों को एक साथ लाकर कुछ बनाता है। तो हमने प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स देखे। चलिए अब पहले 3 फैक्टर्स यानी लैंड, लेबर और कैपिटल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, फिजिकल कैपिटल भी 2 तरह का होता है। एक है फिक्स्ड कैपिटल यानी स्थायी पूंजी। इसमें आती हैं टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन में सालों साल इस्तेमाल होती हैं। दूसरा है वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी। इसमें आते हैं रॉ मटेरियल्स और हाथ में जो पैसा है। ये चीजें प्रोडक्शन के दौरान यूज अप हो जाती हैं। जैसे किसान का ट्रैक्टर फिक्स्ड कैपिटल है और बीज यानी सीड्स वर्किंग कैपिटल है। अब जरा अपने बुक के पेज नंबर 2 पर दी गई इस तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें एक फैक्ट्री दिखाई गई है जहां बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और मशीनें भी हैं। आपकी बुक में इसी पिक्चर के साथ एक सवाल है। इन दिस पिक्चर, कैन यू आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन? चलो सोचते हैं इसके बारे में। फैक्ट्री जिस जमीन पर है वो है लैंड, जो लोग काम कर रहे हैं वो है लेबर, और जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो है फिक्स्ड कैपिटल। देखा कितना सिंपल है। अब जब हमने प्रोडक्शन के बेसिक्स को समझ लिया है, चलिए वापस पालमपुर गांव चलते हैं और देखते हैं कि वहां की सबसे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी यानी खेती कैसे होती है। बच्चों, ये डायग्राम आपकी बुक के पेज 4 पर है और ये मॉडर्न फार्मिंग का पूरा फॉर्मूला है। इसमें आप देख सकते हैं कि ज्यादा पैदावार के लिए क्या क्या चाहिए। HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज, सिंचाई के लिए केनाल्स और पंप सेट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, और काम को आसान बनाने के लिए ट्रैक्टर्स जैसी मशीनरी। अब इन मॉडर्न मेथड्स का असर देखिए। ये टेबल 1.2 आपकी बुक से है।
देखिए कि कैसे गेहूं का प्रोडक्शन 92 मिलियन टन से बढ़कर लगभग 108 मिलियन टन तक पहुंच गया है। इसी बदलाव को हम ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति कहते हैं। मुझे पता है ये सब नए नए टर्म्स, HYV सीड्स, कैपिटल, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन बच्चों बिल्कुल टेंशन मत लो। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान हैं और अगर आपने इनको अभी अच्छे से समझ लिया तो ये ना सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स में बल्कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत काम आएंगे। पालमपुर में खेती सबसे जरूरी काम है, पर सब लोग खेती नहीं करते। गांव के लगभग 25% लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज यानी कि गैर कृषि क्रियाओं में लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं। तो खेती के अलावा पहला काम है डेयरी। लोग भैंस पालते हैं और उनका दूध पास के गांव रायगंज में बेच आते हैं। दूसरा काम है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इसमें लोग अपने घर पर ही छोटा मोटा सामान बनाते हैं, जैसे मिश्री लाल है जो गन्ने से गुड़ यानी जगरी बनाकर बेचता है। तीसरी एक्टिविटी है शॉपकीपिंग। गांव में जनरल स्टोर्स हैं जहां चावल, गेहूं, साबुन जैसी रोज की चीजें मिलती हैं। और चौथी एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई एक्टिविटी है ट्रांसपोर्ट। क्योंकि गांव वेल कनेक्टेड है तो लोग रिक्शा, जीप, ट्रैक्टर चलाकर लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी पालमपुर गांव की कहानी। चलिए अब एक क्विक समरी देखते हैं कि हमने इस कहानी से क्या-क्या इम्पोर्टेंट बातें सीखी हैं। तो हमने क्या सीखा? पहली बात, भारत के ज्यादातर गांव की तरह पालमपुर में भी फार्मिंग ही मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। दूसरी बात, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ने फसल की पैदावार तो बढ़ाई है, लेकिन इसमें ज्यादा पैसा यानी कैपिटल लगता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर जरूरी है: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। और आखिरी बात, गांव की इकोनॉमी सिर्फ खेती से नहीं चलती, डेयरी, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे नॉन फार्म काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का एक्सप्लेनर। आई होप आपको पालमपुर की कहानी से इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब आप नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम NCERT इकोनॉमिक्स क्लास 9th की किताब का चैप्टर 2 समझने वाले हैं, जिसका नाम है लोग एक महत्वपूर्ण संसाधन, मतलब पीपल एज रिसोर्स। आपको बता दूं कि इस किताब में टोटल 4 चैप्टर्स हैं और ये है दूसरा चैप्टर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चैप्टर के शुरू होते ही एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या किसी भी देश की जो इतनी बड़ी आबादी होती है, उसकी जो पॉपुलेशन है, वो उस देश के लिए एक एसेट यानी एक मजबूत संपत्ति है या फिर एक लायबिलिटी मतलब एक बोझ? क्या लगता है आपको? चलिए इस पूरे चैप्टर में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो इस चैप्टर को एकदम आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोग एसेट हैं या लायबिलिटी। फिर सकल और विलास की एक बहुत ही मजेदार कहानी से ह्यूमन कैपिटल के मतलब को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि देश के कामकाज में लोग कैसे मदद करते हैं और आखिर में एक बहुत ही जरूरी मैसेज के साथ इसे खत्म करेंगे। तो चलिए अपने सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। सेक्शन 1, लोग एसेट है या लायबिलिटी? ये एक बहुत पुरानी बहस है, तो चलो आज इसके दोनों साइड्स को ठीक से समझते हैं। देखो बच्चों, आपकी किताब में भी यही लिखा है कि भारत में ना बहुत सालों तक बड़ी आबादी को एक बोझ ही समझा जाता था, एक लायबिलिटी। सब यही सोचते थे कि अरे इतने सारे लोगों को खाना कहाँ से खिलाएंगे, पढ़ाएंगे कैसे और स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे देंगे। लेकिन और यहीं पर ये चैप्टर एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट सामने रखता है। ये कहता है कि बड़ी आबादी का बोझ होना कोई जरूरी नहीं है। अगर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इसी आबादी को एक प्रोडक्टिव एसेट यानी एक कमाकर देने वाली संपत्ति में बदला जा सकता है। लोग असल में एक ह्यूमन रिसोर्स हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये इन्वेस्टमेंट कैसे होता है और ये प्रोडक्टिव एसेट बनते कैसे हैं, है ना? तो इसको समझाने के लिए आपकी किताब में एक बहुत ही बढ़िया कहानी दी गई है। चलिए अपने दूसरे सेक्शन पर चलते हैं। इस बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझने के लिए फटाफट अपनी किताब का पेज नंबर 17 खोल लो। वहां आपको 2 दोस्तों की कहानी मिलेगी, सकल और विलास। मजे की बात यह है कि दोनों एक ही गांव सीमापुर में रहते थे, पर दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। तो देखो, दोनों की कहानी में क्या फर्क था। एक तरफ था सकल, जो स्कूल गया, उसने कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी ली और उसे एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल गई। और दूसरी तरफ था विलास, वो बेचारा कभी स्कूल ही नहीं जा पाया, उसे गठिया की बीमारी थी और वो अपनी माँ की तरह ही मछलियां बेचकर जैसे तैसे गुजारा करता था। तो अब सवाल ये है कि आखिर सकल की कामयाबी का राज क्या था? ऐसा क्या अलग हुआ उसके साथ जो विलास के साथ नहीं हो पाया, जबकि दोनों एक ही जगह पर रहते थे? जरा सोचो।
और इसी क्या का जवाब है इस चैप्टर का सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। साकल की पढ़ाई और उसकी सेहत पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ ना, जो पैसा और ध्यान लगाया गया, उसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसका सीधा सा मतलब है, जब हम अपने देश के लोगों को यानी ह्यूमन रिसोर्स को और ज्यादा पढ़ा लिखा और सेहतमंद बनाते हैं, तो हम ह्यूमन कैपिटल बना रहे होते हैं। देखो बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी एनसीईआरटी की किताब के पेज 16 पर इसकी डेफिनेशन साफ साफ दी गई है। मैं इसे बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड पढ़ रही हूँ, इसको नोट कर लेना, एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। ये कहती है, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। मतलब जब आबादी पर शिक्षा, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के रूप में निवेश होता है, तो वो मानव पूंजी बन जाती है। और पता है, इससे एक वर्चुअस साइकिल शुरू हो जाता है, एक ऐसा कमाल का चक्र जो हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देता है। सोचो कैसे। जब आप एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करते हो, स्टेप 1, तो आपके स्किल्स और नॉलेज बढ़ते हैं, स्टेप 2, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की काबिलियत बढ़ जाती है, स्टेप 3, और इसका सीधा रिजल्ट क्या होता है, आपकी इनकम बढ़ जाती है, स्टेप 4, बिल्कुल शकल की तरह। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, ह्यूमन कैपिटल ही सबसे सुपीरियर, सबसे बेहतरीन रिसोर्स है। क्यों? अरे सिंपल है, जमीन और पैसा अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, वो तो बस पड़े रहेंगे। उन्हें काम में लाने के लिए एक पढ़ा लिखा स्किल्ड इंसान चाहिए। इसलिए इंसान ही है जो बाकी सारे रिसोर्सेज को यूजफुल बनाता है। ओके, तो अब तक हमने एक इंसान की बात की। चलो अब इस ह्यूमन कैपिटल के आइडिया को थोड़ा बड़ा करते हैं और इसे पूरे देश के कामकाज यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जोड़कर देखते हैं। आपकी किताब के पेज नंबर 19 पर देखो, देश के सारे कामों को 3 मेन सेक्टर्स में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, मतलब वो काम जो सीधे सीधे जमीन और नेचर से जुड़े हैं, जैसे खेती बाड़ी या खान से कोयला निकालना। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जहां हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब प्राइमरी सेक्टर से मिली चीजों से कुछ नया बनाते हैं, जैसे गन्ने से चीनी बनाना। और तीसरा है टर्शरी सेक्टर, जो सर्विसेज देता है, जैसे कि बैंक, स्कूल या ट्रांसपोर्टेशन। और इन तीनों सेक्टर्स में चाहे कोई कहीं भी काम कर रहा हो, सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, अच्छी सेहत भी उतनी ही जरूरी है। याद है विलास की कहानी? वो अपनी बीमारी की वजह से ठीक से काम नहीं कर पाता था। एक हेल्थी इंसान ही प्रोडक्टिव हो सकता है। इसलिए अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज पर इन्वेस्ट करना भी ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए एब्सोल्यूटली क्रूशियल है। और बच्चों, एक बात गांठ बांध लो, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक सेक्टर्स, ये सिर्फ तुम्हारी 9वीं क्लास के लिए नहीं है। आगे चलकर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, ये कॉन्सेप्ट्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इनको अभी से एकदम मजबूत कर लो। चलिए अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। यहाँ हम सब कुछ जोड़कर देखेंगे और एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आपकी किताब के पेज 25 पर एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल कहानी है, एक गांव की कहानी। उसमें बताया गया है कि कैसे गांव के एक लड़के ने एग्रो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बस उसी एक इन्वेस्टमेंट ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। उसने खेती के ऐसे नए तरीके निकाले कि सबकी पैदावार बढ़ गई। और इसका असर क्या हुआ? जिस गांव में पहले कोई नौकरी ही नहीं थी, वहां अब एक टीचर भी था, एक दर्जी भी था, एक एग्रो इंजीनियर भी था और अनजाने कितने ही नए काम शुरू हो गए। देखा, यही है ह्यूमन कैपिटल की असली ताकत। ये एक अकेले इंसान को नहीं, पूरे समाज को बदल देती है। तो इस पूरे चैप्टर का सार, इसका मैसेज बहुत सिंपल है। खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट यानी अपनी पढ़ाई और अपनी सेहत पर लगाया गया पैसा और वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसलिए हमेशा पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम डाइव करने जा रहे हैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 9 में। देखिए, इस बुक में टोटल 4 चैप्टर्स हैं और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 पर, जिसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ये चैप्टर बच्चों सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि आगे चलकर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तब भी आपके लिए एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन का काम करेगा। तो चलिए इस चैलेंज को बिल्कुल आसान बनाते हैं। तो शुरू करने से पहले एक मोमेंट लेते हैं। इससे पहले कि हम डेटा, नंबर्स और डेफिनेशंस में खो जाएं, ये समझना ज़रूरी है कि आखिर गरीबी दिखती कैसी है, महसूस कैसी होती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये वही इंसानी पहलू है। शहरों की तंग गलियों से लेकर गांव के टूटे फूटे घरों तक ये गरीबी के कई चेहरे हैं। तो चलिए, ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे इन्हीं इंसानी कहानियों से, यानी द ह्यूमन फेस ऑफ पॉवर्टी। फिर हम थोड़ा टेक्निकल होंगे और समझेंगे कि इसे डिफाइन कैसे करते हैं।
उसके बाद हम इंडिया के डेटा को देखेंगे, इसके पीछे के कारणों को जानेंगे, सरकारी कोशिशों पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे की राह में क्या चुनौतियां हैं। ट्रस्ट मी, इसके एंड तक आपको पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अपने पहले स्टॉप पर, गरीबी आखिर है क्या। बच्चों, फटाफट अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 30 खोल लीजिए। वहां पर 2 कहानियां दी गई हैं जो हमें इसकी जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगी। तो देखिए, यहाँ 2 अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ हैं रामसरण, जो रांची के पास एक शहर में रहते हैं, एक डेली वेज लेबरर हैं। परिवार में 6 लोग हैं और उनकी कमाई से गुजारा मुश्किल से होता है। वहीं दूसरी तरफ हैं लखा सिंह, जो मेरठ के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। उनके पास अपनी जमीन नहीं है और उन्हें कई बार काम के बदले पैसे भी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा अनाज मिलता है। एक शहर में, एक गांव में, पर कहानी ऑलमोस्ट एक जैसी। इन दोनों कहानियों से हमें क्या समझ में आता है? यही कि गरीबी का मतलब सिर्फ जेब में पैसे ना होना नहीं है। इसके कई डायमेंशंस हैं, कई पहलू हैं। जमीन ना होना यानी लैंडलेसनेस, काम न मिलना यानी अनएम्प्लॉयमेंट, बीमारी से लड़ने की ताकत ना होना यानी पुअर हेल्थ, और एक मजबूरी का, हेल्पलेसनेस का एहसास। यहाँ तक कि साफ पानी और सैनिटेशन जैसी बेसिक चीज़ों की कमी, ये सब गरीबी ही हैं। और इसी गहरी बात को महात्मा गांधी जी ने कितने आसान शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा था, इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। इसका मतलब है कि हम असल में आज़ाद तभी कहलाएंगे जब हमारा सबसे गरीब नागरिक भी हर तरह के दुख और पीड़ा से मुक्त हो। इस सोच के साथ अब चलिए इसे थोड़ा एनालिटिकली समझते हैं। ओके, तो अब हम थोड़ा गहराई में उतरेंगे। आइए देखते हैं कि सोशल साइंटिस्ट यानी समाज के अध्ययन करने वाले एक्सपर्ट्स गरीबी को कैसे देखते हैं। वो सिर्फ इनकम यानी कमाई पर नहीं रुकते, बल्कि कुछ और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है सोशल एक्सक्लूजन। आपकी बुक में बिल्कुल यही लिखा है, a process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that others, the better offs, enjoy. आसान भाषा में इसका मतलब है सामाजिक बहिष्कार। सोचकर देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश में रहा कास्ट सिस्टम, जहां एक पूरे ग्रुप को समाज की मेन स्ट्रीम से बेहतर सुविधाओं से अलग रखा जाता था। यही है सोशल एक्सक्लूजन। दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वल्नरेबिलिटी। बुक कहती है, describes the greater probability of certain communities or individuals of becoming or remaining poor in the coming years. इसका मतलब है असुरक्षा। ये बताता है कि कुछ लोग या ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिन पर बुरा वक्त आने का रिस्क ज्यादा होता है, जैसे कोई विडो हो या फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन हो या फिर कोई बाढ़ या भूकंप जैसी नेचुरल डिजास्टर आ जाए। इन हालात में उनके गरीब होने या बने रहने का चांस बढ़ जाता है। तो अब हमने डेफिनेशन समझ ली है, अब टाइम है आमने सामने आने का, आंकड़ों से। चलिए अब डेटा की मदद से देखते हैं कि ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है और वक्त के साथ इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही एनकरेजिंग नंबर से। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2021 के बीच 13.5 करोड़ लोग, जी हां 13.5 करोड़ इंडियंस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। ये एक फिनोमिनल अचीवमेंट है और ये दिखाता है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये आपकी बुक की टेबल 3.1 है। इसमें हेड काउंट रेशो यानी कितने % लोग गरीब हैं ये दिखाया गया है। देखिए 1993-94 में ये आंकड़ा 45% था, मतलब लगभग आधा देश, और 2019-21 तक आते आते ये गिरकर 15% हो गया है। तो आप साफ साफ एक डाउनवर्ड ट्रेंड, एक लगातार गिरावट देख सकते हैं। लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल भी नहीं है। नेशनल एवरेज एक बात है, पर देश के हर कोने की कहानी अलग है। इस ग्राफ को देखिए, एक तरफ बिहार जैसे राज्य हैं जहां पॉवर्टी रेट नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है, तो वहीं दूसरी तरफ केरला जैसे राज्य हैं जहां ये काफी कम है। इसे ही कहते हैं इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, यानी अलग अलग राज्यों के बीच का अंतर। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर इतनी प्रोग्रेस हुई है, इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, तो गरीबी आज भी एक चैलेंज क्यों है? आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसके पीछे के असली कारण क्या हैं? चलिए अब उन्हें समझते हैं। इसके पीछे कुछ बड़े हिस्टोरिकल और स्ट्रक्चरल कारण हैं। सबसे पहला, ब्रिटिश राज के टाइम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ने के बजाय दब गई। दूसरा, जमीन और दूसरे रिसोर्सेज का बंटवारा कभी बराबरी से हुआ ही नहीं। तीसरा, अमीर और गरीब के बीच कमाई का फर्क यानी इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। और चौथा, कर्ज का जाल यानी हाई लेवल ऑफ इंडेटेडनेस, जिसमें एक बार फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पर भी फोकस करना है, राइट?
तो अब देखते हैं कि सरकारों ने इस चुनौती से निपटने के लिए क्या किया है। ब्रॉडली स्ट्रैटेजी के दो हिस्से हैं। एक, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करना, और दूसरा, सीधे गरीबों तक पहुंचने वाले टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाना। यहाँ हम ऐसी ही 3 बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। पहली है MGNREGA, जो 2005 में शुरू हुई। दूसरी है PM पोषण, जो बच्चों के न्यूट्रिशन पर ध्यान देती है। और तीसरी है PM उज्ज्वला योजना, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जो साफ कुकिंग फ्यूल से जुड़ी है। तो सबसे पहले MGNREGA, ये कोई आम स्कीम नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है। इसका एम है कि गांव के हर परिवार को 1 साल में कम से कम 100 दिन का काम जरूर मिले। ये उन्हें एक तरह की लाइवलीहुड सिक्योरिटी देती है। और इसकी सबसे खास बात, इसमें 1/3 जॉब्स महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अब आते हैं PM पोषण और PMUI पर। देखिए, PM पोषण का सीधा मकसद है बच्चों के न्यूट्रिशन को ठीक करना, ताकि वो स्कूल जा सकें और आगे बढ़ सकें। और PM उज्ज्वला योजना गरीब परिवारों को फ्री LPG कनेक्शन देकर न सिर्फ उन्हें धुएं वाले चूल्हे से होने वाली बीमारियों से बचाती है, बल्कि महिलाओं का टाइम और मेहनत भी बचाती है। तो हमने देखा कि प्रोग्रेस हो रही है, सरकारें भी कोशिश कर रही हैं। पर क्या हमारा काम यहाँ खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। असली चुनौती तो अब शुरू होती है। अब हमें गरीबी को सिर्फ मिनिमम सब्सटेंस, यानी बस रोजी रोटी कमाने से आगे देखना होगा। और यहीं पर एक नया और ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, ह्यूमन पॉवर्टी का, मानव निर्धनता। इसका मतलब है कि गरीबी सिर्फ खाली पेट नहीं है। अगर किसी के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं है, तो वो भी ह्यूमन पॉवर्टी का शिकार है। तो इस चैप्टर के अंत में मैं आप सभी बच्चों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, मौकों की कमी है। अब आप सोचिए, आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई इस पूरी सिचुएशन को कैसे बदल सकती है? आप इस चैलेंज से लड़ने में क्या... नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए आज शुरू करते हैं आपकी NCERT इकोनॉमिक्स की किताब का बिल्कुल आखिरी चैप्टर। जी हाँ, इस किताब में टोटल 4 ही चैप्टर्स हैं और आज हम चैप्टर नंबर 4, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी भारत में खाद्य सुरक्षा को खत्म करने वाले हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये चैप्टर सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि आगे चलकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उनके लिए भी सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल फोकस के साथ चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल है आपसे, सोच के बताइए, क्या किसी को खाना मिल जाना और उसके पास फूड सिक्योरिटी होना एक ही बात है? आप शायद सोचेंगे, अरे हाँ, ऑफ कोर्स, खाना मिल गया तो सिक्योरिटी तो हो ही गई। पर इतना सिंपल है नहीं है, और आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो देखिए, हम इस पूरे चैप्टर को कैसे समझेंगे। सबसे पहले ये फूड सिक्योरिटी है क्या भला, फिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया ने इसका क्या सोल्यूशन निकाला है, फिर ये PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम कैसे करता है, और आखिर में इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और आगे का रास्ता क्या है। इस तरह से पूरा चैप्टर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। आखिर ये फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा है क्या? तो बच्चों, अपनी बुक का पेज नंबर 42 खोलिए। वहां पर एकदम साफ साफ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं पढ़ता हूं बिल्कुल वही जो बुक में लिखा है। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि बस पेट भरने के लिए खाना मिल गया, नहीं। इसका मतलब है कि सभी लोगों के लिए हर समय खाना अवेलेबल हो, यानी उपलब्ध हो, उन तक एक्सेसिबल हो, यानी उनकी पहुंच में हो, और सबसे जरूरी अफोर्डेबल हो, यानी उनके पास उसे खरीदने की ताकत या सामर्थ्य हो। ये 3 वर्ड्स हैं ना, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, यही फूड सिक्योरिटी की नींव हैं। तो चलिए इन तीनों डायमेंशंस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला, अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता। इसका सीधा सा मतलब है कि देश में टोटल फूड प्रोडक्शन इतना होना चाहिए कि सबका पेट भर सके। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच। इसका मतलब है कि खाना सिर्फ गोडाउन में नहीं, बल्कि हर इंसान तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो कितना भी दूर दराज के गांव में क्यों ना रहता हो। और तीसरा अफोर्डेबिलिटी यानी सामर्थ्य, मतलब लोगों की जेब में इतने पैसे होने चाहिए कि वो उस खाने को खरीद सकें। जब ये तीनों चीजें अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी एक साथ आती हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, फूड सिक्योरिटी है।
ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया कि फूड सिक्योरिटी क्या है, पर सवाल ये है कि इसकी जरूरत ही क्यों है? क्यों इतना जरूरी है ये कॉन्सेप्ट? इस क्यों का जवाब दोस्तों हमारे इतिहास की एक बहुत ही दर्दनाक घटना में छिपा है। और वो घटना थी 1943 का भयानक बंगाल फैमिन, यानी बंगाल का अकाल। ये शायद सबसे बड़ा और सबसे दुखदाई एग्जाम्पल है जो हमें बताता है कि जब फूड सिक्योरिटी चूक जाती है तो नतीजा कितना भयानक हो सकता है। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये उसी अकाल की हैं। देखिए कैसे भूख से तड़पते लोग रिलीफ सेंटर्स की तरफ आ रहे हैं और दूसरी तरफ एक पूरा परिवार है जिसे अपना घर, अपना गांव सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा है। इन तस्वीरों से आप उस समय की बेबसी और लाचारी का अंदाजा लगा सकते हैं। पता है आपको, इस अकाल में अनुमान है कि करीब 30 लाख लोगों की मौत हुई थी। 30 लाख पीपल। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? उस साल बंगाल में चावल की पैदावार कम नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी लोग भूखे मरे। क्यों? क्योंकि अनाज की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जो गरीब मजदूर थे, मछुआरे थे, वो उसे खरीद ही नहीं पाए। तो ये अवेलेबिलिटी का फेलियर नहीं था, ये था एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का एक भयानक फेलियर। तो जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि बंगाल जैसा अकाल देश में दोबारा कभी ना हो, और इसी को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही मजबूत फूड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया। चलिए अब देखते हैं कि यह सिस्टम है क्या। तो देखिए, इंडिया के फूड सिक्योरिटी सिस्टम के 2 मेन पिलर्स हैं, 2 मुख्य घटक। पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में पीडीएस भी कहते हैं। अब एक एक करके इन दोनों को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले ये बफर स्टॉक क्या होता है, सोच के देखिए। ये बेसिकली सरकार का अनाज का गोडाउन है, एक रिजर्व स्टॉक है गेहूं और चावल का। इस स्टॉक को जमा कौन करता है? सरकार की एक एजेंसी है जिसका नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी एफसीआई। ये एफसीआई क्या करती है? ये उन राज्यों में जाती है जहां किसान बहुत सारा अनाज उगाते हैं और उनसे अनाज खरीदती है, और जिस दाम पर खरीदती है उसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी एमएसपी। अब ये एमएसपी क्या है? आपकी बुक के पेज नंबर 47 पर इसके बारे में लिखा है। वहां लिखा है, द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब सरकार फसल की बुआई से पहले ही एक प्राइस अनाउंस कर देती है। इससे किसानों को एक गारंटी मिल जाती है कि उनकी फसल कम से कम इतने दाम पर तो बिक ही जाएगी, और ये चीज़ उन्हें ज़्यादा अनाज उगाने के लिए एनकरेज करती है। ओके, चलिए यहाँ एक छोटा सा पॉज लेते हैं। अभी हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, बफर स्टॉक, एफसीआई और एमएसपी। बच्चों, इन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर फोकस बनाए रखिए, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। कीप योर फोकस हाई। चलिए, हमने सिस्टम का पहला हिस्सा समझ लिया कि सरकार एफसीआई के थ्रू अनाज खरीदकर बफर स्टॉक बनाती है। लेकिन अब इस अनाज का क्या होता है? इसे जरूरतमंद लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है? बस यहीं से शुरू होता है हमारे सिस्टम के दूसरे हिस्से का काम, यानी पीडीएस का। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये एक आम सी राशन की दुकान की है। इन्हें फेयर प्राइस शॉप्स या उचित दर की दुकानें भी कहा जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पीडीएस ऐसी ही दुकानों के एक बहुत बड़े नेटवर्क के जरिए काम करता है। आपको पता है, पूरे देश में ऐसी लगभग 5.5 लाख दुकानें हैं। अब इन दुकानों पर क्या होता है? जो अनाज बफर स्टॉक में रखा था वो यहाँ बेचा जाता है, लेकिन मार्केट प्राइस से बहुत बहुत कम दाम पर। और जिस प्राइस पर ये अनाज यहाँ बेचा जाता है उसको कहते हैं इशू प्राइस या निर्गम मूल्य। आइडिया सिंपल है, ताकि देश का गरीब से गरीब इंसान भी अनाज खरीद सके। इस पूरे सिस्टम को आसानी से चलाने के लिए 3 तरह के राशन कार्ड्स होते हैं। पहला, अंत्योदया कार्ड्स। ये उन लोगों के लिए हैं जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, यानी गरीबों में भी सबसे गरीब। फिर आते हैं बीपीएल कार्ड्स, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए। और आखिर में है एपीएल कार्ड्स, यानी जो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आते। हर कार्ड पर मिलने वाले अनाज की क्वांटिटी और उसका प्राइस अलग अलग होता है, ताकि सबसे ज़रूरतमंद को सबसे ज़्यादा फायदा मिले। तो ये सिस्टम सुनने में तो काफ़ी सॉलिड लगता है ना? और इसने सच में देश को भूखमरी से बचाने में एक बहुत बड़े रोल प्ले किया है। लेकिन जैसा हर बड़े सिस्टम के साथ होता है, इसको चलाने में भी कुछ चैलेंजेस, कुछ चुनौतियाँ आती हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज को दिखाता है। यहाँ देखिए, जो पहला बार है वो है मिनिमम बफर नॉर्म, यानी कम से कम इतना स्टॉक तो होना ही चाहिए। और जो दूसरा बार है वो है एक्चुअल स्टॉक, यानी असल में कितना स्टॉक है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक्चुअल स्टॉक ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है।
कई बार तो एफसीआई के गोडाउन्स इतने भर जाते हैं कि अनाज खुले में रखना पड़ता है और वहाँ वो बारिश में खराब होता है या उसे चूहे खा जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि इस एक्स्ट्रा अनाज का क्या किया जाए। लेकिन सिर्फ चैलेंजेस ही नहीं हैं, कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं, जैसे कि इंडिया में कोऑपरेटिव्स यानी सहकारी समितियों ने भी फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने में काफ़ी मदद की है। आप तमिलनाडु में देखेंगे तो वहाँ ज़्यादातर राशन की दुकानें कोऑपरेटिव्स ही चलाती हैं। दिल्ली में मदर डेयरी, गुजरात में अमूल, ये सब इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं जो कंट्रोल की हुई कीमतों पर दूध और सब्जियां लोगों तक पहुंचाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को रैप अप करने से पहले एक बार जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम के लिए याद रहें। पहला, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थित मूल्य। दूसरा, बफर स्टॉक। तीसरा, इशू प्राइस यानी निर्गम मूल्य। और चौथा, फेयर प्राइस शॉप्स यानी उचित दर की दुकानें। ये 4 शब्द इस पूरे सिस्टम की चाबी हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये चैप्टर अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आपकी बारी है। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगला एक्सप्लेनर आप कौन सी क्लास और कौन सी बुक का देखना चाहते हैं। We'll be waiting for your suggestions। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी इकोनॉमिक्स की ये किताब यहाँ पूरी होती है। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक नई किताब और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।